उत्तर प्रदेश के विकास की जब बात आती है तो पिछले कुछ दिनों में जो सबसे विजिबल ग्रोथ है उत्तर प्रदेश की, उसमें दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो एक्सप्रेसवे कि अब इसको लोग एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश कहने लगे हैं, और दूसरे एयरपोर्ट। 200-250 किलोमीटर की रेंज में आप जाइए तो एक ना एक एयरपोर्ट आपको चलता हुआ मिल ही जाएगा। लेकिन ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस डेवलपमेंट के जरिए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, ये जो पूरे एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बन रहे हैं, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सरकार का पूरा विज़न क्या है, और सबसे बड़ा सवाल दिल्ली एनसीआर वालों के लिए कि हम जेवर से अगली फ़्लाइट कब ले सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं येडा के नोडल ऑफिसर और जेवर एयरपोर्ट के भी प्रभारी शैलेंद्र जी। शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नमस्कार। पहला सवाल तो यही है, कब लूँगा मैं जेवर एयरपोर्ट से फ़्लाइट अपनी? देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, और ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है कि शून्य से शुरू करना। अच्छा, जहाँ कुछ भी ना हो, जहाँ कुछ भी नहीं, कहाँ कुछ भी ना हो, वहाँ से शून्य से शुरू करना। और नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट ये एनसीआर का सेकंड एयरपोर्ट है, जिसे आपने बहुत बड़े बिग सिटी में देखे होंगे। बड़े बड़े शहरों में दो दो एयरपोर्ट होते हैं। दिल्ली में अभी मुंबई में खुला है। हाँ, दिल्ली में आईजीआई है, और दिल्ली का दूसरा एयरपोर्ट अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर है। एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है। और ये समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। जो ट्रैफिक का सैचुरेशन है आईजीआई पे, वो बढ़ता जा रहा है, लगभग पूरा होने के करीब है। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी एनसीआर में है, जो हिंटरलैंड है हमारे जेवर एयरपोर्ट में, उसमें बहुत डेंस है। और जो उड़ान योजना के तहत एक ईज आया है हवाई जहाज़ से यात्रा करने में, तो लोगों में अब लग्जरी नहीं रह गया है कि हम हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं। हाँ, मजबूरी में मिडिल क्लास भी कर सकता है। तो मतलब अब वो एक वे ऑफ ट्रेवलिंग का, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम बन के उभरा है। जेवर एयरपोर्ट एक तो 165 किलोमीटर का जो हमारा यमुना एक्सप्रेस वे है, वो 100 मीटर चौड़ा है, एक्सेस कंट्रोल है। भारत का पहला एयरपोर्ट है जो किसी एक्सप्रेस वे के किनारे है। जेवर एयरपोर्ट केवल 700 मीटर की दूरी पे उस एक्सप्रेस वे से है, और उसको भी हम लोगों ने इंटरचेंज बना के जोड़ा है, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर। और एक 30 किलोमीटर की एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाई है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को सीधे उस जेवर एयरपोर्ट के इंटरचेंज पर जोड़ता है। तो गुड़गांव का आदमी, फरीदाबाद का आदमी या इधर का आदमी सीधे वहाँ जा सकता है। दूसरा, यमुना एक्सप्रेस वे के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज बन रहा है। तो टोटल जो एनसीआर रीजन है उसका भी कनेक्टिविटी वहाँ हो रहा है। अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे चालू होने जा रहा है आगामी 1-2 महीने में, नाम सुनते रहिएगा एक्सप्रेसवे के। कितने एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश में? ये सही है कि उत्तर प्रदेश इज द स्टेट ऑफ द एक्सप्रेस वे, नो डाउट। मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे वास्तविकता में कितना बड़ा ये मोमेंटम बन के चेंज आया है सरकार के नेतृत्व में। एक तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो आगरा एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से पूर्वांचल एक्सप्रेस जुड़ा हुआ है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जुड़ा हुआ है। और ये जो हमारा यमुना एक्सप्रेस वे है, वो एक इंटरचेंज के माध्यम से दिल्ली बल्लभगढ़ एक एक्सप्रेस वे 30 किलोमीटर का, उससे जोड़ के ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ गया। रेस्ट आप उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे से जुड़ गया। कोई बुंदेलखंड के इलाके से आना चाहता है तो बाई रोड जेवर एयरपोर्ट आ सकता है। कोई बलिया से आना चाहता है वो आ सकता है। मैं बलिया से ही आता हूँ। कोई मुंबई से आना चाहता है तो सीधे आ सकता है। एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS जिसको बोलते हैं, जो गाजियाबाद में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ 72 किलोमीटर का एक अलाइनमेंट फाइनल हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनल किया है, भारत सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा है। लगभग 21,000 करोड़ की वो परियोजना है। वो रैपिड रेल के पूरे एग्जिस्टिंग सिस्टम से जोड़ के इसको दिल्ली और आईजीआई से जोड़ा जा रहा है, कि यानी दिल्ली से बैठा हुआ आईजीआई का व्यक्ति 1 घंटे के अंदर जेवर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। एक और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी चलाई जाए, हाई स्पीड रेल। तो एक दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल भी कंसीव है, DPR लेवल पे है।
उसका एक स्टेशन हमने जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में कंसीव कर लिया है, डीपीआर का पार्ट बना दिया है। दिल्ली का आदमी 21 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकता है। देखिए ये वाला सपना बस मत दिखाइए, ये सपना हाई स्पीड नहीं। ट्रेन वाला, क्योंकि ये बहुत बार फेल हो नहीं, चुका है। ये क्योंकि उसमें जो लैंड एक्विजिशन का इशू इसमें नहीं है। हमारा जो सेंटर वर्ज है, जो यमुना एक्सप्रेस वे है, वहाँ भूमि ऑलरेडी उपलब्ध है। हाँ, हम मतलब लोगों ने आपने ज़मीन ले ली होगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं तो डिले हुआ है। ये जो हाई स्पीड ट्रेन वाला है, खैर ये आपका इशू भी नहीं है, ये तो हम तो नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार कितना सोच रही है फ्यूचर तो के लिए। ये जो यमुना एक्सप्रेस वे का क्षेत्र है जहाँ पे जेवर एयरपोर्ट है, वहाँ पे ये अद्भुत है कनेक्टिविटी के हिसाब से। अद्भुत इस मायने में है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी में केवल हवाई जहाज, वो पानी वाली जहाज नहीं है, मतलब समुद्र का तट समंदर इलाका नहीं है, नहीं है, समुद्री तट नहीं है। अदरवाइज जो बे ऑफ मीन्स जितने भी हैं, कन्वेंस के जितने भी संसाधन हैं वो सब आपने लगा रखे सब हैं। हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये एक अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन के उभरा है। मैं यही पूछने वाला भी था आपसे कि जब आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। यस, सरकार के भी पैसे लगे हैं, और जब सरकार पैसे खर्च करती है तो आम पब्लिक कहती है कि ये तो हमारा पैसा है। हम जैसे लोग जो टैक्स पेयर्स हैं वो कहते हैं कि ये तो हमारा पैसा सरकार खर्च कर रही है। इसको लगाने के बाद इसकी रिटर्न हासिल करने के लिए क्या कुछ ऐसा लगता है कि कितने दिनों में होगा, क्या होगा इससे? आप इतना पैसा लगा रहे हैं, इससे होगा क्या? इन्वेस्टर आएगा, कब तक आएगा, कितना आएगा, कितना बड़ा होगा? कुछ तो सोचा ही होगा, इसके बारे में प्लानिंग होगी आप लोगों की। अभी देखिए जो जेवर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट कास्ट है अभी फर्स्ट फेज में वो 11,202 करोड़ है। ये प्रारंभ में 2 रनवे का बनेगा और इसका एक्सपेंशन होके 5 रनवे होगा, 5 से 6 भी हो सकता है। और इसका जो प्रोजेक्ट कास्ट है केवल 2 रनवे का 2000, हमने इनको 40 तक का वो दिया हुआ है एक सैचुरेशन पे कि जब ये शिफ्ट करेगा तो ये 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, जो जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार है, जो होने जा रहा है शुरू, वो 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आप जानिए कि जब एविएशन सेक्टर में का जो ग्रोथ है वो 18% वो कम्युलेटिव एनुअल ग्रोथ होती है इसमें। अच्छा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वह अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा है। उस पर ढेर सारे रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, ढेर सारे जो है प्राइवेट बिजनेस शुरू होते हैं, और लोगों की जो रियल एस्टेट की ज़मीनें होती हैं वह आसमान पर चढ़ जाती हैं। मैंने आपसे इसलिए जानबूझ के ये सवाल पूछा है कि जब सरकार, वही कह रहा हूँ ना कि जब सरकार पैसे खर्च करती है, किसी भी प्रोजेक्ट में खर्च करती है, तो आम आदमी को ये लगता है कि यार ये फालतू में सरकार पैसे खर्च कर रही है, इससे कुछ होना जाना तो है नहीं। मैंने इसीलिए पूछा कि इसका रिटर्न कब तक? मैं आपको बता दूं, इसका रिटर्न मिलना शुरू हो गया है। हमने जो अभी फर्स्ट फेज में ज़मीन ली है वह 1334 हेक्टेयर, लगभग 3300 एकड़ में लिया है। 3300 एकड़ की ज़मीन हमने एक्वायर करी है, और उत्तर प्रदेश के आगरा तक, जेवर एयरपोर्ट से यानी कि नोएडा से लेकर आगरा तक 10 से 15 गुने दाम ज़मीन के बढ़ गए हैं। किसान का है, आम आदमी की अपनी रियल एस्टेट का जो कीमत है एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी की वजह से। देखिए जो सभ्यताएं डेवलप हुई हैं वो हमेशा आवागमन जहाँ था वहाँ पे वहीं हुआ। आप सिंधु घाटी की सभ्यता ले लें या कहीं बड़े बड़े रोम का ले लें, लंदन का ले लें, जितने भी सभ्यताएं हुई हैं उस समय नदियाँ थीं, जलमार्ग थे। तो अगर किसी को विकास करना है तो आप वहाँ कनेक्टिविटी दीजिए। अभी जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, अब यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एक हवा चली है, बहुत बड़ा एक मोमेंटम आया है। हर जगह इंडस्ट्रियल नोड बन रहे हैं, और वो नोड इसलिए बन रहे हैं कि वहाँ पे एक्सप्रेस वे आ गया। तो कनेक्टिविटी आने से लोगों के जो रियल एस्टेट के बिजनेस थे वो वहाँ वैल्यूएबल हो गए। उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे कनेक्टिविटी आ गई तो हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज आया है सरकार के इस पहल से, वो ये आया है कि हमारे जो औद्योगिक सेक्टर्स हैं यमुना प्राधिकरण, उसमें बहुत ही आकर्षक निवेश आए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 जनवरी को उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का आवंटन पत्र दिया है। SCL फॉक्सकॉन का वो जॉइंट वेंचर है, इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, वो लगभग 48 एकड़ लैंड में दिया है। अब आप समझिए कि जेवर एयरपोर्ट है और वहाँ पे चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी आ गई। वहाँ पे एक एयरपोर्ट के पास ही यमुना इलाके में एक फिनटेक सिटी आ रहा है,
लगभग 250 से 500 एकड़ के इलाके उसमें एरिया में, और ये गिफ्ट सिटी जैसे बना हुआ है उस तरीके का सारे बैंकिंग, सारे इंश्योरेंस, सारे डिजिटल बैंकिंग, उस सारे प्लेटफॉर्म को एक जगह पे स्थान दे के करने जा रहे हैं। इसी एयरपोर्ट के पास ही भारत सरकार का एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती हैं वो वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही हैं। 18 जनवरी को एक अंबर और कोरिया का एक जॉइंट वेंचर है, वो एसेंट के करके, उसको एक आवंटन दिया है, एक अंबर को भी दिया है, और एक अभी डिक्सन और अन्य कंपनी भी वहाँ पे आ रही हैं। मतलब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया उस लिहाज से कंपनियां इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुकी हैं। इसके इन्वेस्टमेंट आ गए हैं, इसका आवंटन पत्र जारी हो रहा है। ये जबानी बात नहीं है, यह डिलीवर हो गया है, यानी कि यह अब उनका भूमि पूजन होने जा रहा है। मतलब सिर्फ एमओयू तक नहीं नहीं, मैं आवंटन पत्र देने की बात। हाँ, आवंटन पत्र देने का मतलब है कि आप पैसा जो आपसे कहा गया है जमा करिए, अपना मैप अप्रूवल कराइए और अपनी यूनिट का शुभारंभ करिए बनाने तो वो सब हो चुका है इतनी सी। हाँ, तो ये आने वाला जो समय है, आप जान लीजिए कि जेवर एयरपोर्ट आने से सबसे अधिक जो लाभ हुआ है वो नोएडा के इलाके में भी हुआ है। ग्रेटर नोएडा में सैचुरेशन की स्थिति आ गई है, जो पहले कम बसा था उसमें सारे फ्लैट, सारी चीज़, सारी ज़मीनें सोल्ड आउट हो गई हैं। आप लोगों ने दाम बढ़ा दिए कितने वहाँ? और दूसरी बात है कि हमारे ऊपर दबाव आया है कि यमुना प्राधिकरण का जो विस्तार है वह गौतम बुद्ध नगर से शुरू होकर आगरा तक है। अब हमें आ गया है कि आप आगे बढ़िए। अब हम वहाँ पे एक आगरा में मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं कि वहाँ पे क्वाइट इंडस्ट्री वगैरह कैसे लगा सकते हैं, ताज होटल होते हुए भी, ये ताजमहल होते हुए भी। दूसरा, हम वहाँ पे एक हाथरस में एक 4000 हेक्टेयर में अर्बन सिटी बनाने जा रहे हैं। एक राया मथुरा में एक हेरिटेज सिटी बनाने जा रहे हैं, जो भगवान कृष्ण और बांके बिहारी जी का स्थल है। बांके बिहारी जी के मंदिर में ईज आप जर्नी करने के लिए वहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो भी कार्य रूप में बहुत जल्दी सामने आएगा। अच्छा, आप जितने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और हज़ारों एकड़ ज़मीन की बात कर रहे हैं जिसमें सरकार का पूरा इन्वेस्टमेंट होता है। मैं भी लंबे समय से पत्रकारिता में हूँ। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता था, किसानों से ज़मीन के अधिग्रहण की बात होती थी, बवाल तय होता था कि कोई एक किसान नहीं दे रहा है ज़मीन तो हज़ारों किसान नहीं दे रहे हैं ज़मीन, तो किसान धरने पर बैठ गए हैं, तो मुआवजा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे देखते हैं, ये इतनी सारी ज़मीनों का अधिग्रहण भी हो गया, आपने बहुत सारे लोगों को पत्र भी बांट दिए, आवंटित भी कर दी, कैसे हुआ, ये बदला क्या था? देखिए, दो चीज़ें, क्योंकि आप तो लंबे समय से अधिकारी हैं जी। इस सरकार को भी देखा, पिछली सरकारों को भी देखा, सबके काम देखे। देखिए, जेवर एयरपोर्ट का जो लैंड एक्विजिशन हुआ है वह भारत का सबसे बड़ा लैंड एक्विजिशन है नए अधिग्रहण कानून में, और जो नया अधिग्रहण कानून है उससे ज़्यादा हम लोगों ने दिया है। वह कानून ये कहता है कि किसानों को अगर आप पुनर्वासित कर रहे हैं, उसको कहीं पे पुनर्वासन कर रहे हैं, तो आप उनको अधिक दे सकते हैं। हमने वहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट साइट बनाई है, और आप देख के हैरत में रहेंगे कि किसान कैसे रहते हैं। यानी कि वो ग्रामीण परिवेश में थे, हमने उनकी ज़मीन ली, हमने उनको डेवलप करके ज़मीन दी सेक्टर जैसा। अच्छा। जहाँ अच्छा पार्क है, अच्छी सड़क है, वहाँ पे एसटीपी लगा हुआ है, वहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली है, ये सारा करके दिया। अब उन्होंने जो उनके मकान था उसका हमने डबल पैसा उनको दिया। अच्छा। और ज़मीन फ्री दी, फ्री दी। तो डबल पैसा से उन्होंने अपना मकान एक अच्छे आधुनिक आर्किटेक्ट से बनवा के अब वहाँ पे रह रहे हैं, और उनका जो जीवन शैली है वो बहुत ही बदल गई है। बहुत लोगों ने वहीं पर रोज़गार शुरू कर दिया है, उनका एक वर्टिकल मोबिलिटी हुआ है। अच्छा। मतलब वो रूरल से अर्बन में आए हैं, और वह वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है एक्विजिशन का। और दूसरा जो है, यमुना प्राधिकरण म्यूचुअल कंसेंट से ज़मीनें खरीदता है। अच्छा। और उसमें उनका प्रतिकर देता है, और प्रतिकर के साथ 7% आबादी प्लॉट डेवलप करके देता है। अच्छा। रिहेबिलिटेशन पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। लेकिन ये इतना लग्जरियस है कि आपने जैसे 2000 मीटर ज़मीन दी, तो 2000 मीटर का आपको पैसा हमने दे दिया, ठीक है। और 2000 मीटर का 7% 140 स्क्वायर मीटर का एक हमने रेजिडेंशियल प्लॉट आपको दिया। अच्छा। तो आप वहाँ बना के उसमें 14 प्रकार की
क्रियाएं भी कर सकते हैं, एक्टिविटीज अलाउ हैं। अच्छा। तो आपका ख़त्म नहीं हुआ अधिग्रहण देने के बाद, मतलब हमने आपको अपने डेवलपमेंट में इन्वॉल्व किया है। जो अक्सर कहते हैं ना कि जो डेवलपमेंट है उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसानों को क्या मिलेगा उनको नहीं है, तो किसानों को हम लोग डे वन से इन्वॉल्व करते हैं। आपने उनको शेयर होल्डर बना दिया यस, पूरे प्रोजेक्ट। हाँ, मतलब उनको पैसा भी दिया और पैसा के साथ उनका आवास करने के लिए हमने उनको ज़मीन भी दे दी डेवलप करके। एक सवाल मैं आपसे बतौर एडमिनिस्ट्रेटर समझना चाहता हूँ। आपने सारी बातें की, आप उसको 7% का एक्स्ट्रा उसको प्लॉट भी दे रहे हैं, आप उसको सारा पैसा भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक जिद्दी आदमी होकर नहीं दूंगा, तुम चाहे जितना पैसा दो मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे तो केसेस आते होंगे आपके सामने कि एक किसान है, पूरा प्रोजेक्ट आपने ले लिया और एक छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा है, वो कह रहा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, तुम कुछ भी दे दो। उस ऐसे केसेस को हैंडल कैसे करते हैं? नहीं, ऐसे में जो रेजिडुअल लैंड बच जाती है हम उसका एक्विजिशन करते हैं। एक्विजिशन में प्लान डेवलपमेंट के लिए प्रोविज़न है कि असहमति की दशा में भी हम ले सकते हैं। अच्छा। तो वह एक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होते हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी होता है, सेक्शन 11 होता है, 19 होता है, फिर हम अवार्ड करते हैं। तो वो लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट है उससे गवर्न करके उनको देते हैं। उनका जो उस एक्ट के तहत कंपनसेशन डिसाइड होता है, अवार्ड करते हैं उसे और फिर उनको लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये जितने भी विकास के डेवलपमेंट मॉडल्स हैं जो आपके सामने हैं, जो आप रख भी रहे हैं, इसके कुछ लोग विरोधी भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रेटर नोएडा को, यमुना अथॉरिटी को बनाने के लिए कई हज़ार एकड़ की ज़मीन ली। रहने वाले मुश्किल से वहाँ पे 2-4 हज़ार लोग रहे होंगे जिनकी ये सारी ज़मीनें थी, खेती की ज़मीनें थी। अब वो आपने अधिग्रहण कर ली, वो खेती कहाँ करेंगे? पहला सवाल तो लोग ये पूछते हैं कि यार सब जगह पे मकान ही बन जाएगा, सब जगह पे प्लांट ही बन जाएगा, सब जगह पे इंडस्ट्रीज़ ही आ जाएंगी, तो हम खाएंगे क्या? हम गेहूँ कहाँ उगाएंगे? वैसे लोगों के लिए आपके पास क्या जवाब है? देखिए, जो हमारा एक्ट है, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसमें एक सेक्शन 10 है। अच्छा। वो फूड सिक्योरिटी की भी बात करता है। अच्छा। वो हर ज़िले में कैप लगाए हुए है कि ये ज़िले की अगर टोटल सिंचित क्षेत्र ये है तो इस सिंचित क्षेत्र से आप ज़्यादा एक्विजिशन नहीं कर सकते। अच्छा। यमुना, ये जो गौतम बुद्ध नगर है उसका जो कैप है 20% है। जो टोटल सिंचित क्षेत्र है केवल 20% भूमि पे ही अधिग्रहण होगा, 80% भूमि पे अधिग्रहण नहीं हुआ। ये जो एक्ट है बहुत अच्छा एक्ट है। इसमें जो फूड सिक्योरिटी, जो आप फूड ग्रेन के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर हर जगह विकास हो जाएगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे नहीं तो खाने की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, इसका उसमें इंतज़ाम है। तो अगर किसी में अगर 20% का कैप पहुंच जाएगा गौतम बुद्ध नगर का, तो फिर फर्दर एक्विजिशन यहाँ नहीं होगा। और दूसरी बात है कि हम लोग जो डेवलपमेंट करते हैं वो सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान पे करते हैं। 2041 का मास्टर प्लान उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमोदित किया है और उस पर हम करते हैं। और जो विज़न है वो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का विज़न है कि एनसीआर में 2041 में कैसे होना चाहिए। तो उसमें इन सारी बातों का ख्याल रख के अपना विज़न बनाते हैं। उसमें फूड ग्रेन की सस्टेन रहे, फूड ग्रेन होता रहे, साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि एक तो जो इसके विरोधी लोग हैं वो कहते हैं, और दूसरा मैंने इसलिए भी पूछा आपसे कि मैं पिछले दिनों एलन मस्क का एक पॉडकास्ट देख रहा था। अमेरिका के बड़े कारोबारी हैं, बड़े और अरबपति आदमी हैं। वो ये कह रहे थे कि अगले 10 साल में मैनुअल काम जो होगा वो सिर्फ खेती होगा, बाकी सारा काम तो एआई कर ही देगा। किसी को नोट छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिजिटल करेंसी होगी। सारी चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं इस धरती से सिवाय खेती के। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हो रही है वो खेती की ज़मीनों को ख़त्म कर रही है। देखिए, अभी जो मैं एक आंकड़ा दूंगा, हमारा जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 350 बिलियन टन है। अच्छा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में तो ये लगभग 3 मिलियन टन था। खाने के नहीं थे। ठीक है। 60 के दशक में हमें फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम आई, हरित क्रांति का उद्घोष हुआ और आज भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और इतने बड़ी जनसंख्या होने के बाद उसने फूड ग्रेन्स में जो प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया है वो बहुत उल्लेखनीय है। आप आत्मनिर्भर हैं। हमने शहरों को विकास किया है, हर शहर में रिंग रोड बने हैं,
हर शहर का विस्तार हुआ है, हर शहर में औद्योगिकरण हुआ है, हर शहर में ज़मीनें अधिग्रहित की ही गई, जी की गई है। इसके बाद भी हमने फूड ग्रेन्स में पाई है। तो जो टेक्नोलॉजी है, ये इनोवेशंस हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं उसमें फूड ग्रेन्स को बढ़ाने में मदद मिली है। तो ये सरकार का जो काम कर रही है उसमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रहता है कि हम जो एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहे हैं उसमें आपस में सामंजस्य बना रहे, एक की वजह से दूसरे क्राइसिस में ना आए। अच्छा, सस्टेनेबल मॉडल तो ये है कि एक की वजह से दूसरा क्राइसिस बने रहे। मैं एक आपसे आखिरी सवाल समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंटरनेशनल फिल्म सिटी के भी नोडल ऑफिसर हैं। जब मैं मुंबई गया था पिछले कई साल पहले, जब ये घोषणा नहीं हुई थी, वहाँ फिल्म सिटी देखी, बड़ा मज़ा आया कि यार ऐसा कुछ यूपी में भी, चूँकि हम लोग भी यूपी के ही रहने वाले हैं। फिर हैदराबाद गया, रामोजी फिल्म सिटी देखी, तो लगा कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा भी कर दी। मैं बस आपसे एक लाइन में ये जानना चाहता हूँ, पहली फिल्म की शूटिंग वहाँ पे कब शुरू हो सकती है, कहाँ तक वो काम पहुँचा है? ये सभी तरीके के एग्रीमेंट्स जो हमारा कंसेशनियर सेलेक्ट हुआ है, बेबी भूटानी प्राइवेट लिमिटेड करके एक संस्था है, और इनसे हमारे एग्रीमेंट्स हो गए हैं। हमने 230 एकड़ के क्षेत्रफल में ये फिल्म सिटी बनने जा रही है। हमने उनको पोजीशन दे दिया है, हमने उनको परमिशंस दे दी हैं, हमने उनका मास्टर प्लान अप्रूव कर दिया है, हमने उनका लैंड यूज प्लान अप्रूव कर दिया है। इनको जो कोर फिल्म सिटी है उनको 1095 दिन में बनानी है। 8-9 जून अपॉइंटेड डेट है, 9 जून 2025 से वो टाइम शुरू हो गया। 1095 मतलब आप 3 साल मान लीजिए। हाँ, 3 साल में इनको बनाना है। तो आप समझिए कि 8 जून 2028 तक यह फिल्म सिटी संपूर्ण रूप से बन के पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। और यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप अपनी स्टोरी लेके आइए, स्क्रिप्ट लेके आइए और फिल्म बना के सीडी के साथ निकलिए विद इन द वन सिंगल लोकेशन पे। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी जो मैं आपसे समझ भी लेता हूँ इसको, कि आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट लेकर के आइए, और अगर आपने स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं की तो, अगर आपके मनमाफिक स्क्रिप्ट नहीं हुई तो क्या फिल्म सिटी में शूट नहीं हो सकता? क्योंकि मुंबई में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, शूट हो सकता है। देखिए, फिल्म सिटी एक ना इंडिपेंडेंट बॉडी है। वहाँ पे समय के हिसाब से फिल्में बनती हैं, समय के हिसाब से स्टोरी बनती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वह जो फिल्म सिटी होगी, इंटरनेशनल फिल्म सिटी है, उसमें एक ना टेक्नोलॉजिकल और सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पे बैकलॉट होंगे और सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं फिल्म से रिलेटेड, फिल्म इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो इतना एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे होंगे कि जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको फर्दर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मूवमेंट करके कहीं दूसरे स्पेस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम लगेगा, कम हो जाएगा, सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम का एक मामला है बिजनेस के लिए, वैसे आप यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे है। आप अगर आप वहाँ चाहते हैं खेत मिले तो खेत भी रहेगा, आप चाहते हैं हवाई जहाज़ का अड्डा मिले तो वो भी वहाँ रहेगा। और सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेटेड, जो पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी फिल्म इंडस्ट्री में चल रही है, वो यहाँ पे करने का प्लान है। और ये एक सेकंड फिल्म सिटी बनाने का है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है मुंबई से या हैदराबाद से, किसी का नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी परियोजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी परियोजना है। उन्होंने घोषणा करी थी, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये वास्तव में इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनेगा, क्योंकि बगल में जेवर एयरपोर्ट है, अच्छा इन कनेक्टिविटी है, अच्छा इकोसिस्टम है। तो कोई संदेह नहीं है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सफल ना हो। चलिए, आखिरी सवाल है आपसे, चूँकि बात एक्सप्रेसवे से ही शुरू हुई थी, मैंने इसका जिक्र भी उत्तर प्रदेश का किया एक्सप्रेसवे के। कौन कौन से एक्सप्रेसवे अभी और आप लोग बनाने जा रहे हैं? कहाँ कहाँ बच गई ये ज़मीनें अभी आपको, जहाँ पे आप बस तुरंत डाल देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक अनुमति दी है कि गंगा एक्सप्रेसवे को भी यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ दीजिए। ये ग्रीनफील्ड है, लगभग 72 किलोमीटर का है, और इस पे काम हो गया शुरू। उन्होंने बजट भी सैंक्शन कर दिया। अब आप जान लीजिए, जो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से होते हुए वो प्रयागराज तक जा रहा है, बलिया तक है, अन्य एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है, वह यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है। तो जो एक्सप्रेसवे पे काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, वह निहायत ही उल्लेखनीय है, हर राज्यों के लिए एक उदाहरण है
कि कैसे एक्सप्रेसवे बना के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्रियल कल्चर को बदल सकते हैं और कैसे पूरे होल इकोनॉमी को बदल सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे रोड नहीं है, खेत है, वहाँ पे रोड बन जाता है, तो रोड के बगल वाली जो ज़मीन है वह कमर्शियल हो जाती है, इंडस्ट्रियल हो जाती है। तो एक व्यक्ति खेती कर रहा था, उसका मुआवजा पाया, ज़मीन अगर बच गई तो वो अपना बिजनेस भी कर सकता है। तो ये जो फ़ायदा है कनेक्टिविटी का, वो प्रदेश को मिल रहा है। चलिए, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जो जितनी बातें हुई हैं, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हुई हैं, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे ये एक्सप्रेसवे की बात है, चाहे फिल्म सिटी की बात हो, ये तमाम जो इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से किए गए हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से किए गए हैं, वो सब मिल करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव।